वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 और सेक्शन 11 का ऑब्जेक्टिव है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा प्रोवाइड करे जो ऐसे राइट्स या कस्टम्स को प्रूव करने में मदद करे जो डॉक्यूमेंटेड या कोडिफाइड नहीं होते हैं, मतलब लिखे हुए नहीं होते, ना वो फॉर्मली एग्रीमेंटेड होते हैं, पर प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स या ट्रांजैक्शन के जरिए रिकॉग्नाइज किए गए होते हैं। ये सेक्शन लीगल प्रोसीडिंग्स में ऐसे राइट्स और कस्टम्स के एविडेंस को एडमिट करने के प्रिंसिपल्स को बताता है। ये सेक्शन इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस का यूज अलाउ करता है ऐसे राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस या वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस या ट्रांजैक्शन को देखकर कोड ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक राइट या कस्टम कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज, क्लेम या एक्सरसाइज किया गया है या नहीं, और इस तरह उसकी लेजिटिमेसी, लीगैलिटी इस्टेब्लिश होती है। सेक्शन 11 कोर्ट्स को ये सर्टेन करने में मदद करता है कि एक क्लेम्ड राइट या कस्टम वैलिड है या नहीं। जब किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस या स्कोप पर कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट होता है, तब सेक्शन 11 अलाउ करता है पार्टीज को कि वो पास्ट के एविडेंस जैसे कि इंस्टेंसेस या ट्रांजैक्शंस प्रेजेंट करने के लिए जो उनके क्लेम्स को सपोर्ट या रिफ्यूट कर सके। ऐसे पास्ट के जो एविडेंसेस हैं वो आप कोर्ट में लाके पेश करिए। नाउ वी विल रीड सेक्शन 11 एंड इट रीड्स एज fact relevant when right or custom is in question. Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. Clause A. Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. And clause B is particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from. Now section 11 दो पार्ट्स में है, जहां पर क्लॉज ए बात करता है ट्रांजैक्शंस की और क्लॉज बी बात करता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की। तो अगर किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस पर सवाल होता है कि ये राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, वैलिड है या नहीं, तो फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं जो हमें क्लॉज ए में दे रखे हैं और क्लॉज बी में दे रखे हैं। क्लॉज ए में कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके जरिए वो राइट या कस्टम क्रिएट किया गया है, क्लेम किया गया है, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, एजर्ट या डिनाई किया गया हो, या जो उसके एग्जिस्टेंस के इनकंसिस्टेंट हो, मतलब उस राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंट हो, ऐसे फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं। एंड क्लॉज बी बताता है, ये क्लॉज बी उन स्पेसिफिक इवेंट्स या एग्जाम्पल की तरफ इशारा करता है जो किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस, रिकॉग्निशन या एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश या रिफ्यूट करने में मदद करते हैं। अब हम इन दोनों क्लॉजेज में ये जो वर्ड यूज करे गए हैं, क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड एटसेट्रा, इनको समझते हैं। अगर हमें ये वर्ड्स समझ नहीं आएंगे तो हम ये सेक्शन को अच्छे से ग्रैस्प भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्ड्स को मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा फॉर बेटर क्लैरिटी। सो फर्स्ट वर्ड जो यूज करा है वो है क्रिएटेड। तो जब राइट या कस्टम को इनिशिएट या एस्टेब्लिश करने वाला कोई ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी कोई लेन देन हो रखी हो, तो वो रिलेवेंट हो जाता है। जैसे कि फिशिंग राइट देने वाला एक डीड है, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है, एग्रीमेंट ऐसा है दो पार्टीज के बीच में जहां से फिशिंग राइट एमर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिशिंग राइट्स को क्रिएट किया गया है, तो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो यूज्ड है वो क्लेम्ड है। इसमें जब कोई पार्टी स्पेसिफिक राइट या कस्टम को क्लेम करती है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, एक गांव वाला है, वो क्लेम करता है कि उसका फॉरेस्ट जाकर वहां से फायरवुड कलेक्ट करने का हक है, क्योंकि उसके एंसेस्टर्स हमेशा से ऐसा ही करते आते हैं। तो गाँव वाला क्लेम कर रहा है किस बेसिस पे कि उसके एंसेस्टर्स भी ऐसा करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लेम आ गया। नेक्स्ट वर्ड यूज इज मॉडिफाइड। जब कोई राइट या कस्टम के नेचर या एक्सटेंट को बदलने वाला कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रखा है। फॉर एग्जांपल, एक विलेज में एक रूल का अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट के थ्रू फिशिंग राइट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, मतलब जैसे साल में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होगा जब आप फिशिंग नहीं कर सकते, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि इसके थ्रू आपका जो राइट और कस्टम है वो मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट वर्ड यूज्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। तो जब दूसरे लोग या कस्टम के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, आपका कोई राइट या कस्टम है और आपकी सोसाइटी के आसपास के लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी होती है और उस कम्युनिटी के पास ही किसी पर्टिकुलर टेम्पल के रिचुअल्स करने का राइट होता है, तो यहाँ पर आपका कस्टम या राइट को रिकॉग्नाइज कर रही है सोसाइटी। ऐसे उत्तराखंड में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स के पास ही राइट होता है कि वो इस मंदिर की पूजा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके कस्टम या राइट का रिकॉग्निशन है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। नाउ अनदर वर्ड यूज्ड इज असर्टेड।
तो जब क्लेमेंट ने चैलेंजेस या डिस्प्यूट के रिस्पॉन्स में अपना राइट या कस्टम को डिफेंड या एफर्म किया हो, किसी ने चैलेंज कराया आपके कस्टम या राइट को और आपने उसको डिफेंड कराया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। एजर्शन का एग्जांपल देखते हैं कि एक किराएदार को एविक्ट करने का सूट डाला गया कि इसको किराएदारी खत्म करनी है। तो जो किराएदार होता है वो एक लीगल केस फाइल करता है अपने रीति रिवाजों के आधार पर किराए की ज़मीन पर रहने का हक साबित करने के लिए। वो अपना राइट साबित करना चाहता है इन रिस्पॉन्स टू अ लॉ सूट कि मेरे पास राइट है इस प्रॉपर्टी पे रहने का क्योंकि मेरे रीति रिवाज ऐसे हैं। तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप अपना राइट को एजर्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का एजर्शन का कि आपको कोई फिशिंग राइट है और कोई आपको आगे रोक रहा है कि आप फिशिंग नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, एक लॉ सूट फाइल कर दिया उस पर्सन के खिलाफ जो आपको इन्फ्रिंज कर रहा था। तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट है बिकॉज आप लॉ सूट फाइल करके अपने राइट को एजर्ट करना दिखा रहे हैं, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड यूज्ड इज डिनाइड। तो एक तो हमने रिकॉग्निशन देखा कि आपके आसपास के लोग आपके कस्टमर राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसका अपोजिट हो गया डिनाइल। आपका कोई नेबर है वो आपके कस्टमर राइट को डिनाई कर रहा है, वो बोल रहा है ऐसा कोई फिशिंग राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके पास, या इनके पास ऐसा कोई रीति रिवाज है ही नहीं, तो वो डिनाइल के अंदर कवर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नेबर ये कहता है कि इनके पास जो फिशिंग का राइट है ऐसा कभी राइट या कस्टम एग्जिस्ट किया ही नहीं, तो यहाँ पे डिनाइल आ जाएगा बाय योर नेबरिंग और योर सोसाइटी एज द केस मे बी। नेक्स्ट वर्ड इज इनकंसिस्टेंट विद दिस एग्जिस्टेंस। मतलब आपके राइट या कस्टम के इनकंसिस्टेंट कुछ ऐसी चीज है जो आपके राइट या कस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके पास फिशिंग राइट है बट उस पर एक कैच है कि आप अपने फिशिंग राइट्स को सेल नहीं कर सकते और आप अपने फिशिंग राइट्स को जाके सेल करना चाहते हैं, तो ये जो आप सेल करना चाहते हैं ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपके कस्टम या राइट के अगेंस्ट, बिकॉज आपके राइट या कस्टम सिर्फ इतने हैं कि आप फिशिंग कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको सेल करने जा रहे हो तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपके दिए गए राइट या कस्टम के खिलाफ, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड यूज्ड इज एक्सरसाइज। तो जब क्लेमेंट या उनके एंसेस्टर ने एक्टिवली अपने राइट या कस्टम को प्रैक्टिस किया हो, लगातार प्रैक्टिस किया हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक ग्रुप है वो हर साल एक पर्टिकुलर लैंड पे जो है फेस्टिवल होल्ड करता है। वो कहता है कि हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि हमारे ट्रेडिशन में इस पर्टिकुलर लैंड पे ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये आपका एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो अपना राइट, आप अपने ट्रेडिशन के राइट को बहुत टाइम्स एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो, तो ये रिलेवेंट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फार्मर जो है वो हर गर्मी एक कम्युनिटी के वेल है, कुआं है, उसमें से जाके पानी निकालता है क्योंकि उसके पास वो शेड वाटर रिसोर्सेज का हक है, इसलिए वो अपने हक को एक्सरसाइज कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली भी उस कुएं से पानी निकाल रही थी, इसलिए वो भी उस कुएं से पानी निकाल रहा है, मतलब अपने राइट को वो एक्सरसाइज कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूटेड। तो जब किसी ने उस आपके राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस या स्कोप को चैलेंज कर दिया हो तो वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। फिर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक फिशरमैन है, उसको कुछ लोग फिशिंग एरिया यूज करने से रोक देते हैं, तो वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। डिस्प्यूटेड इसलिए हो जाता है, अगर कोई आपको फिशिंग करने से रोक रहा है तो सवाल ये उठ जाता है कि आपका जो राइट या कस्टम है फिशिंग का वो लगता भी है या नहीं, आपके पास है भी या नहीं। बट ये रिलेवेंट फैक्ट है कि आपका कस्टम या राइट डिस्प्यूटेड था क्योंकि लोगों ने आपको फिशिंग करने से रोक दिया। नाउ अनदर वर्ड इज डिपार्टेड फ्रॉम। मतलब आपने अपने हक को त्याग दिया, जैसे कि जब किसी ने राइट या कस्टम के इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस को वॉलंटरली या ड्यूरेस के अंडर छोड़ दिया हो। मतलब इस्टेब्लिश प्रैक्टिस का मतलब है बहुत टाइम से आप यूज करते आ रहे थे अपने कस्टम या राइट को और फिर आपने वॉलंटरली उसको छोड़ दिया या फिर आपको किसी के ऊपर से प्रेशर आया और आपने तब उसको छोड़ दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कुआं है या कोई पूल है और आपने उस पूल या कुएं को यूज करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहले तो पब्लिक था, अब पर वो किसी प्राइवेट पर्सन के पास आ गया है, तो आपने अपने राइट या कस्टम से डिपार्ट कर दिया है, आपने छोड़ दिया, त्याग दिया अपने राइट को। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आपके विलेज के आसपास से कोई रास्ता जा रहा था और सब लोग उसको यूज कर रहे थे क्योंकि वो पब्लिक वे था। अब वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया और कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट की वजह से एनक्रोच हो गया एरिया। तो आपका जो रास्ता यूज करने का राइट था आपने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, तो आप उससे डिपार्ट कर गए, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। अब इसका लीगली एविडेंशियरी कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंस देखते हैं, तो इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का जो अभी हमने डिस्कस करे सारे, क्लेम्ड, एजर्टेड, मॉडिफाइड, डिस्प्यूटेड एटसेट्रा, तो इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का यूज फैक्चुअल हिस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। फैक्चुअल हिस्ट्री मतलब पूर्वज आपके वो राइट या कस्टम को एस्टैब्लिश वे में यूज करते हुए आ रहे थे। तो कोर्ट्स या एडजुडिकेटर्स इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि क्या राइट या कस्टम कंसिस्टेंटली ओवर टाइम एक्सरसाइज किया गया है या नहीं। सेकेंडली, क्या राइट
या कस्टम ओपनली दूसरों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है भी या नहीं, वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या क्या डिस्प्यूट्स या डिपार्चर्स उसकी वैलिडिटी पर डाउट डालता है आपके राइट या कस्टम पर। तो ये चीज़ें कोर्ट एनालाइज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सेक्शन 11 के अंडर कवर होते हैं। ये एग्जाम्स में भी पूछा गया सवाल है कि सेक्शन 11 के अंदर कौन से राइट्स कवर होते हैं। तो सेक्शन 11 के अंदर जानते हैं हम कि सभी तरीके के राइट्स कवर होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल या कलेक्टिव राइट्स हो। ये राइट्स ज़रूरी नहीं कि कॉडिफाइड या फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड हो, पर इन्हें एक्ट्स, ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के जरिए प्रूव किया जा सकता है जो इनके एग्जिस्टेंस, रिकॉग्निशन या एक्सरसाइज को दिखाते हैं। सो सेक्शन 11 के अंदर सभी तरीके के राइट्स कवर्ड होते हैं, सभी तरीके के। नाउ अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिसमें हमने जो वर्ड यूज कर रखे हैं सेक्शन 11 के क्लॉज ए में, क्लॉज बी में, वो और क्लैरिटी से समझ में आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, एक फैमिली क्लेम करती है कि उनका जो है कस्टमरी राइट है कि वो फॉरेस्ट में जाके अपने कैटल को ग्रेज करवा सकती हैं। अब इसमें जो वर्ड्स यूज्ड हैं उनका एप्लीकेशन देखते हैं। फैमिली जो है कम्युनिटी मीटिंग में कहती है कि उनके एंसेस्टर्स हमेशा फॉरेस्ट में कैटल ग्रेज करते आए हैं। तो ये क्लेम्ड का एग्जाम्पल है कि फैमिली क्लेम कर रही है कि उनके एंसेस्टर्स वहाँ पे कैटल ग्रेज करते हुए हैं। बाकी जो विलेजर्स हैं वो कंफर्म करते हैं कि फैमिली डिकेड्स मतलब सालों से, पता नहीं कितने सालों से, बिना किसी ऑब्जेक्शन के कैटल को फॉरेस्ट में ही ग्रेज करती आ रही है। तो ये रिकॉग्निशन हो गया आपके राइट का बाय द विलेजर्स। नाउ फैमिली के कैटल रेगुलरली पास्ट समर में फॉरेस्ट में ग्रेज करते रहे, तो ये एक्सरसाइज हो गया, मतलब ये फैमिली अपने राइट को एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि वो कैटल को फॉरेस्ट में ग्रेज करवा रही थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर फैमिली को ग्रेजिंग के लिए फाइन करता है और कहता है कि ये गवर्नमेंट लैंड है। नाउ ये डिस्प्यूटेड हो गया, अब क्योंकि फाइन एक्सरसाइज कर दिया एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने। अब फैमिली एक पिटिशन फाइल करती है, फाइन कंटेस्ट करती है और अपने कस्टमरी राइट को एजर्ट करती है कि हमारे पास ये कस्टमरी राइट है कैटल्स को फॉरेस्ट लैंड में ग्रेज करवाने का। ये एग्जांपल हो गया आपका एसर्शन का, यहाँ पर फैमिली एजर्ट कर रही है अपने राइट को। नाउ लीगल प्रेशर की वजह से फैमिली टेम्पररी ग्रेजिंग बंद कर देती है पर अपने राइट्स को रिज्यूम करने का इरादा रखती है। तो यहाँ पे टेम्पररी डिपार्टेड फ्रॉम आ गया, वो फैमिली ने अपने राइट या कस्टम से डिपार्ट कर लिया बिकॉज वहाँ पे लीगल प्रेशर बिल्टअप हो रहा था। तो ये इलस्ट्रेशन के जरिए आई होप थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा सेक्शन 11। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। सवाल है, क्या ए के पास फिशरी का राइट है? तो एक डीड जो फिशरी को ए के एंसेस्टर्स को कन्फर करती है, मतलब एक डीड, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस डीड के थ्रू ए के एंसेस्टर्स को फिशरी राइट प्राप्त हुए थे, तो वो रिलेवेंट है। अब एक मॉर्गेज है जो फिशरी पर ए के फादर ने बनाई हो, मतलब बहुत साल पहले ए के एंसेस्टर को एक डॉक्यूमेंट के द्वारा फिशरी राइट्स मिल गए और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने वो फिशरी राइट को मॉर्गेज कर दिए, तो ये भी रिलेवेंट है। फिर एक सब्सिक्वेंट ग्रांट जो फिशरी को ए के फादर के द्वारा दिया गया हो जो मॉर्गेज के साथ इनरिकॉन्सिएबल हो, ये भी आपका रिलेवेंट है। फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहां ए के फादर ने राइट एक्सरसाइज किया हो या जहां ए के पड़ोसियों ने राइट को स्टॉप किया हो, तो ये भी रिलेवेंट है। ये सारी चीजें रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस और स्कोप को एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। आई होप सेक्शन 11 इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।